आज हम बात करेंगे फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन की मॉडर्न वर्ल्ड में, जो कि बहुत से विद्वान 16th और 17th सेंचुरी से 1914 तक मानते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो इसके लिए जो मेन सोर्स मैंने लिया है वो है डैनी रॉड्रिक की बुक ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स, और इसमें बहुत से रेफरेंसेस भी हैं दूसरे जो वर्क्स इस पे हुए हैं। तो बेसिकली ये बोलते ये हैं कि भाई जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का विकास हो रहा था, स्टीम इंजन का विकास हो रहा था, शिप्स डेवलप हो रहे थे और टेलीकम्युनिकेशन में विकास हो रहा था। इस सब ने ग्रेजुअली वर्ल्ड को क्लोज लाया। साथ ही साथ जो उपनिवेशवाद का जो स्ट्रक्चर था, इंपीरियलिज्म की जो व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से फ्रांस ने पूरा वेस्टर्न अफ्रीका को कैप्चर किया था, इंडिया को यूके ने कैप्चर किया था, हॉलैंड के इंडोनेशिया था। इस तरह के असंख्य एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसने कि एक तरह से वर्ल्ड को इंटीग्रेट करने में हेल्प की। हालांकि इंपीरियलिस्ट जो इंटीग्रेशन रहा वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा भारत जैसे, चाइना जैसी व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि वहाँ डीएस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अपना इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। पर नंदलेस एक ग्लोबल लिंक बने, ग्लोबलाइजेशन को पुश मिला। हालांकि उसकी कॉस्ट बड़ी हाई थी, पर फिर भी मतलब एक अगर हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर वर्ल्ड का क्लोज आना है तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ब्रिटेन में विशेषकर जब हम ब्रिटेन में इसकी स्टडी करते हैं और आज भी जब ग्लोबलाइजेशन के जो गीत गाए जाते हैं उसके समर्थन में, तो एक कॉर्न लॉ नाम से एक फेमस लॉ था ब्रिटेन में, जो कि नेपोलियन के खिलाफ ब्रिटेन ने इम्पोज किया था। लक्ष्य ये था कि इससे अपने फार्मर्स को बाहर से होने वाले, यूरोप से होने वाले कंपटीशन से बचाना, ताकि उनको अच्छी रेशो मतलब अच्छा रिटर्न मिले और अपने फार्मर लॉ भी प्रोटेक्ट हो। जैसा कि हम जानते भी हैं, शुरू में इनिशियल लैंडलॉर्ड इंग्लैंड में जो वो बने थे, नेशनलिस्ट बने थे, तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट शुरू में कंबाइंड थे, तो ये कॉर्न लॉ बना था। पर बाद में जब इंग्लैंड और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज करता गया तो वहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर का कन्फ्लिक्ट हो गया इनडायरेक्टली, विशेष कैपिटलिस्ट क्लास का कन्फ्लिक्ट हो गया फार्मर्स के साथ, क्योंकि उन्हें चीपर ग्रेन चाहिए था ताकि वो अपनी कम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकें और लेबर को कम तनख्वाह दे करके, कि खाना सस्ता है, अपनी कम्पिटिटिवनेस को और बढ़ा सकें। और ग्रेजुअली क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल लॉबी थी वो फतेह होती है और कॉन्स लॉ जो है ब्रिटेन में रिपील हो जाते हैं 1846 में। और इसको इस तरह से लिया जाता है, एक विजय के रूप में माना जाता है। इसके फेवर में एक इकोनॉमिस्ट नाम का न्यूज़पेपर भी छपता है वहाँ पर, और वो फिर ये बताता है कि किस तरह से कॉर्न लॉ का हटना फ्री ट्रेड की विजय है, और ये ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि कई विद्वानों का जो काउंटर व्यू ये है कि ब्रिटेन की विजय जो है वो उसकी इंडस्ट्रियलाइज प्रोग्रेस के ऊपर हुई है, ना कि कॉर्न लॉ के रिपील करने पे हुई है। पर नंदलेस यहाँ से वो फ्री ट्रेड की जो आइडियोलॉजी उसको हवा मिलनी शुरू हो गई। फिर ये डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ के विचार, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन लोगों ने भी अपने आइडियोलॉजिकली इन विचारों को पुश करना शुरू कर दिया, फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड। तो इससे भी इसको गेन मिलती है। और 1877 के आसपास 70 के आसपास आकर के इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड की व्यवस्था शुरू कर दी, जिससे कि कैपिटल और इवन कई जगह लेबर भी फ्रीली मूव हो सके उरे परे, और कोई भी देश जानबूझ के अपनी करेंसी को डाउन या अप ना कर सके, विशेषकर रिड्यूस ना कर सके। तो इसलिए कैपिटल कंट्रोल्स लगाए गए और गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड जो है अडॉप्ट किया गया, ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो है हो सके, और करेंसीज के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो केवल गोल्ड स्टैंडर्ड से, जो कि फिक्स होगा, ताकि कैपिटल फ्रीली मूव हो सके। तो एक तरह से ये इलीट के द्वारा इम्पोज की गई फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन थी 1870 के आसपास। फिर क्या होता है बेसिकली, ये कहीं ना कहीं एक जो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन इसके फोरफ्रंट में रहा। इसके पश्चात 1860 में कॉबडेन और शेवलियर की एक ट्रीटी होती है। कॉबडेन ब्रिटिश फ्री ट्रेडर होते हैं और शेवलियर फ्रेंच किंग है या कोई ऑफिसर है, उनके बीच में 1860 में एक ट्रीटी होती है, जिसके बाद
ब्रिटेन ये वादा करता है कि वो फ्रांस के आने वाली शराब के ऊपर टैरिफ को रिड्यूस करेगा, पर शर्त है कि फ्रांस भी ब्रिटेन से आने वाले मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करे। और इसी के अंदर समहाउ मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार आता है, MFN। इसका मतलब ये होगा कि अब इसी तरह की संधि ब्रिटेन और करेगा आगे जा करके, तो उसके लाभ स्वतः ही फ्रांस को भी मिल जाएंगे, और फ्रांस को इसी तरह की संधि करेगा तो उसके स्वतः ही लाभ ब्रिटेन को मिल जाएंगे। तो इस तरह से टैरिफ रिडक्शन जो है एक तरह का एक नारा बन गया कि टैरिफ रिडक्शन करेंगे और आपस में ट्रेड को और बढ़ाएंगे। और ये कमोवेश 1870 तक चलते चलते मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर जो टैरिफ था वो रिड्यूस होने लगा। ठीक है जी। परंतु अगर हम देखें इतिहास में, तो ये मूवमेंट कभी केवल फ्री ट्रेड ही नहीं चलता रहा, इसके खिलाफ रिएक्शन भी आया। इसके खिलाफ रिएक्शन आता है अलेक्जेंडर हैमिल्टन USA में, और जर्मनी में फ्रेडरिच लिस्ट लाते हैं रिएक्शन। फिर फ्रांस में भी आता है, ये कॉन्टिनेंटल यूरोप में आता है। वो ये बोलते हैं बेसिकली कि अगर हम फ्री ट्रेड करते रहे तो हमारी अपनी इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी, हम तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन पे ही डिपेंड हो जाएंगे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के लिए, और अपना एग्रीकरियन प्रोडक्ट्स ही करते रहेंगे। तो इसकी वजह से ही हम जो जो हमारे बिस्मार्क ने जो आयरन और अनाज की जो बोलते हैं ना उसकी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ग्रेन, वो यही है कि जर्मनी में ब्रिटेन के फ्री ट्रेड के नाम पर हो रहे ऑनस्लॉट के खिलाफ लैंडलॉर्ड और पूंजीपति मिलकर अलायंस बनाते हैं और बिस्मार्क के पीछे खड़े हो जाते हैं। और बिस्मार्क फिर फ्रेडरिच लिस्ट के कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म शुरू हो जाता है, और जिससे फिर ग्रेजुअली जर्मनी की इंडस्ट्री की कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। और बाद में हम देखते हैं लेटर ऑन जर्मनी टेक ओवर कर जाता है जर्मन की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स UK को। सिमिलरली जो अमेरिका में जो सिविल वॉर हुई, जितना मर्जी हम उसमें 1861 से 66 जितना मर्जी हम उसमें स्लेवरी की बातें करें, अब्राहम लिंकन की महानता की बातें करें, उसके गर्भ में एक बात ये भी थी कि बेसिकली ट्रेड पॉलिसी पे भी वॉर थी। साउथ के स्टेट ये चाहते थे कि ओपन ट्रेड हो ताकि उनका एग्रीकल्चर माल आराम से जाए, बदले में UK का और बाहर का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आने दो, उस पर गलत टैरिफ मत लगाओ। वो फ्री ट्रेड के समर्थन में थे। जबकि जो इंडस्ट्रियल नॉर्थ था वो फ्री ट्रेड के समर्थन में नहीं था, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनकी कंपिटिटिवनेस अभी वीज़ा वीज़ UK नहीं आई, इसीलिए उनकी इंडस्ट्री को टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए। और होता भी यही है, जैसे ही नॉर्थ वॉर शुरू हो जाती है तो नॉर्थ की तरफ से अब्राहम लिंकन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर 45% का टैरिफ बढ़ा देता है, और फिर ये गिरता नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 तक। और इससे US की इंडस्ट्रीज़ को 19वीं सेंचुरी में जो प्रोटेक्शनिज्म चाहिए होती है वो मिलती है, और इसी को फिर लिवरेज करके US जो है उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स UK से ओवरटेक कर जाता है। तो कहने के लिए जो ये फ्री ट्रेड का जो गीत गाया गया, ये इनिशियल फेज में UK में ज़्यादा चला, क्योंकि कारण ये था कि UK ये जस्टिफाई कर सका अपने लोगों को कि भाई हमें फ्री ट्रेड से नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल एज है। अगर हम फ्री ट्रेड करेंगे तो इस बहाने दूसरे कंट्रीज़ को हमें अपना इंडस्ट्रियल अपनी अपनी मार्केट का एक्सेस देना पड़ेगा, और हमें कोई लॉस नहीं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियली हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी वो हायर है। तो UK ने भी कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को, फ्री ट्रेड को प्रोटेक्शनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही, और हम कह सकते हैं मर्केंटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही जस्टिफाई किया, ना कि फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट में। कभी भी UK की जनता ने उस इनिशियल फेज में भी जब वो लीड कर रहा था ये कहकर साथ नहीं दिया कि हमें फ्री ट्रेड का समर्थन करना चाहिए, बल्कि ये कहकर समर्थन किया कि हमें नुकसान ही नहीं है फ्री ट्रेड में, क्योंकि हम इंडस्ट्री सबसे आगे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे रिड्यूस है, तो हमें तो फ्री ट्रेड करना ही चाहिए, क्योंकि हमें इससे एडवांटेज मिलेगी। और दूसरे देशों ने जो प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर लगाए हैं वो रिड्यूस होंगे। पर नंदलेस दूसरे देशों पर जब UK की कम्पिटिटिवनेस का प्रेशर पड़ा तो उन्होंने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल जर्मनी का दिया, UK का दिया, और भी फ्रांस वगैरह कंट्रीज ने ग्रेजुअली प्रोटेक्शनिस्ट वॉल बनानी शुरू कर दी UK के खिलाफ। तो ये हमें एक बेसिक आइडिया दे सकता है इसका फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। इसके अतिरिक्त जो ये कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म ने भी कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को यूनाइट होने में, इकट्ठे करने में, इंटर ट्रेड बढ़ाने में भूमिका निभाई। परंतु ये बात सच है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जो कॉलोनीज थी इंडिया जैसी, अफ्रीका जैसी, उन्होंने भुगती, और मज़ा उसका मदर कंट्री ने लिया। ये भी एक कटी सच्चाई। नंदलेस उन्होंने लोगों को सेम लैंग्वेज से, ट्रेडिंग रूट से कंबाइन किया, और
ग्लोबलाइजेशन को पुश तो दिया था, पर कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट सच में ही जो है, जब मैं पहले भी बोला आपको, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ही चुकानी पड़ी, जो बाद में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बनी, पर इसने भी ग्लोबलाइजेशन को पुश दिया है। और जो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था आपका, उसने भी फ्री कैपिटल को मूवमेंट में हेल्प की। तो ये जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो था, मुझे लगता है ये एक थिन लेयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी, जो कि इलीट्स के द्वारा लाई गई थी, और उनके इंटरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर उनमें सिनिक स्थापित हो गया, उनमें एक समानता स्थापित हो गई, तो उन्होंने इसको लाया। पर बाद में जब डेमोक्रेसी डीपन होती है, आप पाते हैं, तो फिर कंट्रीज़ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना और अपनी फिजिकल पॉलिसी को बहुत टाइट करना ताकि कैपिटल फ्रीली मूव हो सके, मुश्किल होता चला गया। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका ब्रिटेन का, ये जिसने कि 1930s में फिर डिफ़ॉल्ट करता है गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर कि भाई हम नहीं रख सकते इसको, हमें एक्स्ट्रा पैसा छापना पड़ेगा, हमें अपने देश के लोगों की जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी डीपन हुई है कंट्रीज़ के बीच में, कंट्री के अंदर उनकी वोटिंग राइट्स बढ़े हैं, तो ये जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, और गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करना असंभव हो गया। ये फिर हमने आगे भी देखा, जब यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड पे आया और 30 आउंस ऑफ गोल्ड और अपने करेंसी को मैच किया, पर फाइनली जब दिक्कत आने लगी तो कतर में रिचर्ड निक्सन ने भी फिर गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया और पाउंड को, सॉरी, अपने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। और तब से आज तक अमेरिका फिर नोट छाप रहा है खुल के, ताकि अपने डोमेस्टिक नीड्स को, कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को कैटर कर सके। तो इस कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज रेगुलेशन के एंड का कारण था, एक तो जो फ्री ट्रेड, सच में ही फ्री ट्रेड सबको बेनिफिट नहीं करता, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, शटर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट की इनिशिएटिव की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, डेमोक्रेसी का डीपन होना, हर कंट्रीज़ में वोटिंग राइट्स बढ़ना। तो ऐसे में कंट्रीज़ की कमिटमेंट केवल मैक्रो इकोनॉमिक को, अपनी ब्रॉडर अर्थव्यवस्था को स्टेबल करना नहीं, बल्कि अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का भला करना भी था। दूसरा, जो ये एग्रीकल्चर और दूसरे जो ट्रेड खुले, मैन्युफैक्चरिंग, इससे जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को जो मार लगती थी, उसको भी कंट्रीज़ को देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इससे भी ग्लोबलाइजेशन का जो फर्स्ट फेज था वो ख़त्म होता है। फिर मोर ओवर जो कलोनियल कन्फ्लिक्ट था, कलोनियल पावर्स का जो कन्फ्लिक्ट था, वो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कल्मिनेट हो जाता है। और हम देखते हैं कि क्योंकि वो आपस में कलोनीज़ को ढंग से रिसोर्स शेयर नहीं कर पाते, जर्मनी जो नई अर्थव्यवस्था उभर कर आती है उसे भी मार्केट चाहिए थी। तो इन सब कारणों से कोई मैकेनिज्म ना होने के कारण वो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम पहुंच जाते हैं और फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हर्ट हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। धन्यवाद।